हम बात कर रहे थे पार्ट बी केमिकल साइंस नेट एग्ज़ाम केमिकल साइंस के PYQ क्वेश्चन से रिलेटेड, राइट। तो हम सॉल्व कर रहे हैं जून 2023 का पेपर एज वी नो। तो हमने ऑलरेडी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस थे उनको स्टडी कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आए थे। फर्स्टली यहाँ पर जो आप देखिए रेडिकल दिए गए, उसमें थोड़ा मिसप्रिंटिंग हुई है। तो जो फर्स्ट रेडिकल आपके पास रहेगा वो है CH3, ठीक है। CH3 रेडिकल ए है ये, और सेकंड है आपके पास CH3 CH2 रेडिकल, ओके। एंड लास्ट जो आपके पास रेडिकल है वो है C6H11 रेडिकल। तो आपने इनको नोट डाउन कर लेना है, ओके। तो हमने इन जो हमारे पास ये रेडिकल्स दिए गए हैं इनका करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिलेटिव रेट्स ऑफ एडिशन का बताना है कि जब हम इसमें ऐड करेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH CN, तो हमने ऑर्डर बताना है कि किस वे में हम इसको करेंगे। तो आपको पता ही होगा कि जो स्टेबिलिटी होती है फ्री रेडिकल्स की वो इंक्रीज़ करती है जैसे जैसे आपके पास नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप अटैच्ड होते हैं कार्बन एटम के साथ बियरिंग द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो उसके साथ ही आपके पास जो स्टेबिलिटी है रेडिकल की वो इंक्रीज़ होगी, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमने पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्टेबिलिटी क्या है इन रेडिकल की। मींस ये क्या प्राइमरी रेडिकल है या फिर सेकेंडरी है या टर्शियरी है। तो जो यहाँ पे आपके पास CH3 वाला रेडिकल है ये आपके पास क्या है, प्राइमरी रेडिकल है, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो। और जो आपके पास CH3 CH2 है ये आपके पास सेकेंडरी रेडिकल हो गया। और जो C6H11 रेडिकल है वो आपके पास क्या है, टर्शियरी रेडिकल है। सबसे पहले हमने क्या देखना है, स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल्स देखनी है कि क्या इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर है, ओके। फिर हमने सेकेंडली क्या करना है, हमने देखना है डिटरमाइन द रिलेटिव रेट्स ऑफ एडिशन, जो कि हमसे क्वेश्चन में भी पूछा गया कि रिलेटिव रेट ऑफ एडिशन क्या होगा जब हम इसमें ऐड करेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH CN को। ये क्वेश्चन है। तो जैसे हमें मालूम है कि अगर आपके पास ज़्यादा स्टेबल कोई रेडिकल होगा उतना ही ज़्यादा वो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। द मोर स्टेबल द रेडिकल द फास्टर इट विल रिएक्ट। तो आपको आंसर एक्यूरेट इसका पता चल गया है कि जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, मीन्स स्टेबल कौन सा है आपके पास, C स्टेबल है, उतना ज़्यादा वो क्या होगा आपके पास, फास्टली रिएक्ट करेगा। तो इसका जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, करेक्ट ऑर्डर है वो आएगा C इज़ ग्रेटर देन B एंड B इज़ ग्रेटर देन A, ठीक है। तो आप देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर दी होगी 2, यह इसका राइट स्टेटमेंट है, ओके। उसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या डिमांड की गई है, फॉर अ ट्रांजिशन मेटल M, ट्रांजिशन मेटल M की यहाँ पर बात की गई है। पहले हमने ये रखना है कि ट्रांजिशन मेटल क्या है, आपके पास M है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ C13 NMR स्पेक्ट्रल शिफ्ट इन ppm रिलेटिव टू Si CH3 4 for the moieties MCH3 MCO and MC6H5 is। तो करेक्ट ऑर्डर बताना है हमने किसके रिस्पेक्ट में, जो आपके पास C13 NMR स्पेक्ट्रा है। और ये किसके लिए पूछा गया है, आपके पास ये पूछा गया है SiCH3 4 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑर्डर होगा वो है आपके पास ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। MCH3, M यहाँ पर क्या है, ट्रांजिशन मेटल है, साथ में क्या है, मिथाइल यहाँ पर लगा है, ठीक है। MCH3 इज लेस देन MC6H5 इज लेस देन MCO। This order indicates that the MCH3 group will have the least chemical shift। तो इससे हमें पता क्या चल रहा है, जो हमने फर्स्ट वाला यहाँ पर टिक किया है कि जो MCH3 ग्रुप है उसका क्या है, लीस्ट केमिकल शिफ्ट है। अगर हम इसको कंपेयर करें MC6H5 एंड MCO NMR स्पेक्ट्रा से, तो NMR स्पेक्ट्रा हमने कौन सा यूज़ किया, कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रा हमने इसमें चूज़ किया है। तो एक बार आपने इस क्वेश्चन को देख लेना है अच्छे से, ठीक है। NMR की बुक में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, तो आपने वहाँ से भी देख लेना है कि इसका ऑर्डर यही होगा, क्योंकि जो इसका जो आपके पास केमिकल शिफ्ट आएगी वो आपको पता है कि रिस्पेक्टिवली जैसे C6H5 है इसकी केमिकल शिफ्ट स्पेसिफिक दी गई है, ठीक है। CO की स्पेसिफिक दी गई है, CH3 की स्पेसिफिक बुक में दी गई है। तो आपने एक बार वहाँ पे देखना है कि क्या जो मैंने आपको आंसर बताया वो एक्यूरेट है या नहीं है। बट इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही रहेगा। देख लेना है आपने कि किस वे में ये आप करोगे, ओके। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर था।
फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग द एनएमआर इनएक्टिव न्यूक्लियस। अगेन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी आपके पास यहाँ पर आ गई। ठीक है, तो एक बार मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप स्पेक्ट्रोस्कोपी की बुक देख लीजिए और उसमें जो एनएमआर की केमिकल शिफ्ट किस कंपाउंड की कितनी रहती है वो भी आपने माइंड में रखनी है। उसके बेसिस पे आपके ये क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व हो जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे बात की गई एनएमआर इनएक्टिव न्यूक्लियस की, तो हमारे पास गिवन 4 ऑप्शन है, हमने बताना है कि इनमें से कौन सा आपके पास एनएमआर इनएक्टिव है। ठीक है, तो देखिए आप फर्स्ट वाला देखते हैं। अगर हम नाइट्रोजन का देखें तो नाइट्रोजन का अगर हम स्टडी करते हैं तो नाइट्रोजन की जो स्पिन होती है आपके पास वो कितनी है, आपके पास 1। ठीक है, हमें मालूम है कि इसकी स्पिन कितनी होती है, 1 होती है, विच मेक्स इट एनएमआर एक्टिव। तो ये तो हो गया एनएमआर एक्टिव क्योंकि इसकी स्पिन 1 है। अब देखते हैं हम फॉस्फोरस का कंपाउंड। तो फॉस्फोरस में आपके पास ऑप्शन 2 जो है उसकी स्पिन होती है हाफ। ठीक है, इसकी स्पिन होगी हाफ, मीन्स ये अगेन एनएमआर एक्टिव है। और ऑप्शन 3 अगर आप देखिए, फर्स्टली हम इसका भी देख लेते हैं। इसकी स्पिन होती है हाफ, इसकी भी होती है हाफ एंड इसकी होती है 1, मीन्स ये तीनों आपके पास क्या है, एनएमआर एक्टिव है। दीज ऑल आर एनएमआर एक्टिव स्पीशीज न्यूक्लियस। ठीक है, अब हम देखेंगे ऑप्शन नंबर 3। तो यही हमारे पास एक ऑप्शन बचती है, मीन्स ये एनएमआर इनएक्टिव है। तो ये एनएमआर इनएक्टिव क्यों है इसके ऊपर हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो जो यहाँ पे नोटेशन दी गई है आपके पास Mg24 एंड 12 की, ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये रिप्रेजेंट करता है कि जो मैग्नीशियम का आइसोटोप है उसका जो मास नंबर है, ठीक है, मास नंबर कितना है 24 है, इसको मास नंबर कहते हैं। और जो इसका एटॉमिक नंबर है वो है आपके पास 12। ठीक है, तो इस नोटेशन को देखने से हमें ये पता चलता है, मीन्स मैग्नीशियम के पास 24 स्पिन क्वांटम नंबर है। ठीक है, मीन्स मैग्नीशियम 24 जिसका 24 इसमें क्या हमने बोला था कि मास नंबर है, मैग्नीशियम 24 हैज़ अ स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ 0। तो इसका क्वांटम नंबर कितना है, 0 है, विच मीन्स इट लैक्स अ मैग्नेटिक मोमेंट। अगर किसी भी आपके पास इस टाइप का नोटेशन दिया गया उसका क्वांटम नंबर आपके पास 0 आता है, तो कि जो आपके पास स्पेसिफिक यहाँ पर न्यूक्लियस दिया गया है उसके पास मैग्नेटिक मोमेंट लैक है, मतलब उसमें मैग्नेटिक मोमेंट की प्रेजेंस नहीं है। तो डेफिनेटली अगर आपके पास मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं होगा एनएमआर में तो उसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर Mg24 एंड 12 जो आपके पास ये नोटेशन दिया गया है वो एनएमआर इनएक्टिव न्यूक्लियस है। ठीक है, एक्टिव न्यूक्लियस कब होगा, जब उसके पास क्या होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, तो वो क्या है, एनएमआर एक्टिव। और अगर आपके पास एनएमआर इनएक्टिव कंपाउंड अगर आपने पहचाना है तो उसमें देखिए कि स्पिन क्वांटम नंबर कहीं 0 तो नहीं आ रहा है। अगर 0 है मीन्स वो एनएमआर इनएक्टिव न्यूक्लियस रिप्रेजेंट करेगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इसका जो राइट स्टेटमेंट है वो ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द EI इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट mass spectrum of CH3 CH2 to CN will show a base peak at m over z value of। तो फर्स्टली यहाँ पर बात किसकी की गई है, EIMS की। ठीक है, EIMS क्या हुआ आपके पास, इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट मास स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, EIMS कहते हैं। तो EIMS क्या है, एक हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम आयोनाइज होता है इसमें सैंपल के अंदर और क्रिएट करते हैं स्मॉलर फ्रेगमेंट्स को, सिंपली उसको हम कहते हैं EIMS। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक आयोनाइजेशन मास स्पेक्ट्रम, अ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम आयोनाइज अ सैंपल एंड क्रिएट स्मॉलर फ्रेगमेंट्स। तो ये डेफिनेशन आपने लिख लेनी है। और इस EIMS में क्या होता है, इसमें जो आपके पास मास एनालाइजर है, कौन है, मास एनालाइजर, वो क्या करेगा, सेपरेट करेगा रिजल्टिंग आयंस को बाय देयर एम और जेड वैल्यू, मास टू चार्ज रेशो हम इसको कहते हैं। एम और जेड का मतलब क्या हुआ, मास टू चार्ज रेशो। तो इसमें ये कन्वर्ट करता है, मीन्स ये आपके पास स्पेसिफिक देता है एम और जेड वैल्यू गिवन जो आपके पास कंपाउंड होगी उसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की बुक में आपको ये क्वेश्चन अच्छे से मिल जाएगा, उसके एग्जाम्पल आप अच्छे से स्टडी कीजिए, उससे ये कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर हो जाएंगे कि एम ओवर जेड वैल्यू हम कैसे डिफाइन करते हैं। कुछ करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ होती है वहाँ पर बुक में आपको स्पेसिफिक दी गई होगी या आपने MSc कोर्सेज में अच्छे से इनको पढ़ा होगा।
तो आपने एक बार वहाँ पे विजिट कर लेना है कि हमने इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे कंपाउंड देखिए, किसका स्पेक्ट्रम निकाला है हमने निकाला है ब्यूटायरोनाइट्राइल का। ठीक है, इसको हम कहते हैं ब्यूटायरोनाइट्राइल, और हमने इसका निकालना है M/Z वैल्यू, मास टू चार्ज रेशियो हमने इसकी फाइंड करनी है। तो अगर आपको पता होगा जो मास स्पेक्ट्रम, अगर आप देखो किसी भी कंपाउंड का अगर आप मास स्पेक्ट्रम निकालते हो तो बेस पीक उसमें क्या होती है, बेस पीक, व्हाट इज बेस पीक, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मोस्टली जब हम M/Z वैल्यू, तो बहुत सारी भी आपके पास आ जाती है, प्रोबेबिलिटी है कि 2 या 3 से ज़्यादा आपके पास M/Z वैल्यू आ जाती है किसी किसी कंपाउंड की, स्पेसिफिक नहीं है कि सभी की आएगी, बट कुछ कुछ कंपाउंड में इस टाइप के आपको देखने को मिलता है। तो वो क्यों आ रही है, उसमें से हम कैसे पता करें कि एक्चुअल M/Z वैल्यू क्या है, तो उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं बेस पीक से। ठीक है, तो बेस पीक मीन्स जो मोस्ट इंटेंस पीक होती है मास स्पेक्ट्रम के अंदर, उसको हम बेस पीक कहते हैं। एंड इट correspond टू दी मोस्ट स्टेबल फ्रेगमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल। तो जो मोस्ट स्टेबल फ्रेगमेंट आपके पास मॉलिक्यूल का होगा उसको ये रिप्रेजेंट करेगा, जो बेस पीक होगा। ठीक है, और बेस पीक क्या होती है, मोस्ट इंटेंस पीक होती है मास स्पेक्ट्रम की। तो ये क्वेश्चन हो गए आपके माइंड में क्लियर। तो हमने किसका निकाला है M/Z वैल्यू, ब्यूटायरोनाइट्राइल का। तो अगर तो आपने क्वेश्चन को मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको डेफिनेटली इन ऑप्शन में से राइट ऑप्शन पता होगी, बट फिर भी हम आपको बता देते हैं कि इसकी क्या क्या फॉर्मेशन बनेगी, किस फॉर्मेट में ये चेंज होंगे आपके पास। तो ये जो आपके पास गिवन ब्यूटायरोनाइट्राइल का कंपाउंड है, ये आपके पास इस तरह से ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, Cn पॉजिटिव आयन मीन्स ये आपके पास क्या बना रहा है, एक स्टेबल एलाइल कैटायन, स्टेबल एलाइल कैटायन बनाया। और हमें पता होता है कि इसकी जो वैल्यू है, हमने पहले से बात की कि अगर आपने मास स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी है तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि इसकी जो वैल्यू होती है M/Z वैल्यू होती है 41। ठीक है, ब्यूटायरोनाइट्राइल की M/Z वैल्यू होती है 41, तो डायरेक्टली इसमें कुछ समझने वाला नहीं है। तो आपने ऑप्शन नंबर 3 एकदम से करेक्ट आंसर दे देना है कि हाँ इसका ये आंसर होगा। तो इसके लिए आपको क्या बताना चाहिए, M/Z वैल्यूज़ पता होनी चाहिए मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की। ओके, तो एक बार आप NMR हो गया, एक बार मास स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी, पूरी स्पेक्ट्रोस्कोपी को अच्छे से कर लीजिए कवर। क्वेश्चन नंबर 11, गिवन दैट द pKal and pK2 values for alanine are 2.34 and 9.68 respectively, its isoelectric point Pl is। तो हमसे क्या पूछा गया है, आपके पास कंपाउंड है एलानाइन का। ठीक है, और उसकी pKal, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, P स्मॉल हो गया KAL, इसकी वैल्यू कितनी दी गई आपके पास 2.34 है, और जो आपके पास pKa2 है इसकी वैल्यू है 9.68 रिस्पेक्टिवली। तो हमने फाइंड करना है कि इसका जो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होता है वो कितना है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, इसके लिए हम जानते हैं कि हमारे पास फॉर्मूला होता है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के लिए PLC, जिसको हम डिनोट करते हैं, वो आपके पास रहता है pKa प्लस pKa2/2, ये इसका फॉर्मूला हो गया। तो अब हमने क्या करना है, हम इसमें करेंगे कि जो आपके पास ये वैल्यूज़ दी गई थी हमने इसको पहले प्लस कर देना है। ठीक है, और फिर इसको डिवाइड करना है 2 से। तो जब हम इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 12.02/2, डिवाइड करना है मीन्स ये आ जाएगा आपके पास 6.01। तो ऑप्शन में आप एकदम से देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 इज़ राइट। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इजी भी है, इसमें बस फॉर्मूला पुट करना है और आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडरिंग नाइट्रोजन एज अ सेंट्रल एटम। ओके, तो हमने कंसीडर कर दिया नाइट्रोजन को सेंट्रल एटम। द स्ट्रक्चर्स ऑफ H3N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S एंड H3SiN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S रिस्पेक्टिवली आर। तो आप यहाँ पे कॉमन चीज़ देखेंगे तो कॉमन चीज़ क्या है, ये। ठीक है, ये इसमें कॉमन चीज़ है, और यहाँ पे CH3 है, यहाँ पर Si3H है। ओके, तो हमने क्या हमसे पूछा गया था,
हमने इसकी बतानी है स्ट्रक्चर्स, ये स्ट्रक्चर किस तरह की होगी इन दोनों कंपाउंड की, और हमने सेंट्रल में क्या लेना है, नाइट्रोजन एटम को एज अ सेंट्रल एटम मानना है, तो हम बीच में नाइट्रोजन लिख लेंगे। तो फर्स्टली हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा। ऑब्वियसली नाइट्रोजन है तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ को लिख देना है CH3 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S विद द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप यहाँ पर ज्योमेट्री देखें तो इस टाइप की ज्योमेट्री किसकी होती है, आपके पास बेंट ज्योमेट्री होती है ये, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे इसको अपोजिट करके देखें, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, यहाँ पर आपने नाइट्रोजन लिख दिया डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S और यहाँ पे CH3 लिख दिया, तो ये क्या बन गया आपके पास बेंट ज्योमेट्री। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो एक बार हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको, देखिए CH3 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, बीच में सेंट्रल एटम आपका हो गया, ये हो गया आपके पास विद द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये बेंट ज्योमेट्री है, एकदम से आपको देखने से पता चल रहा है, मीन्स ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 3 में आपके बीच कॉम्पिटिशन है। अब देखना है कि सेकंड जो आपके पास है ये भी क्या बेंट होगा या फिर लीनियर होगा। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर आप देखें तो सिलिकॉन का यहाँ पे ग्रुप लगा है H3Si, सिलिकॉन का है, तो हम सिलिकॉन को इस तरीके से इसमें ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, NS, और बीच में आपके पास नाइट्रोजन एज अ सेंट्रल एटम ही रहेगा। तो ये ज्योमेट्री आपको देखिए किस टाइप की लग रही है, लीनियर, क्योंकि लीनियर ज्योमेट्री भी कैसी होती है, इस प्रकार की होती है लीनियर ज्योमेट्री। मीन्स ऑप्शन नंबर आपके पास रहेगी यहाँ पे राइट 1, बेंट एंड लीनियर। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपने एक बार अच्छे से विजिट कर लेना है कि लीनियर ज्योमेट्री कैसी होती है, बेंट कैसी होती है, हेक्सागोनल कैसी होती है, ट्राइगोनल कैसी होती है, टेट्रागोनल कैसी होती है। तो ये ज्योमेट्रीज का भी आपने एक बार अच्छे से देख लेना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्राउंड स्टेट टर्म एंड द कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मोमेंट इन BM फॉर dy3 पॉजिटिव आयन रिस्पेक्टिवली आर। तो हमारे से पूछा गया है यहाँ पर म्यू किसके लिए, dy3 पॉजिटिव आयन के लिए, यही है क्वेश्चन, ठीक है। तो हमने इसमें क्या बताना है, ग्राउंड स्टेट टर्म हमने इसमें बतानी है। तो ग्राउंड स्टेट टर्म क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम में क्या होती है, इसकी जो सबसे लोएस्ट एनर्जी स्टेट होती है उसको हम क्या कहते हैं, ग्राउंड स्टेट टर्म कहते हैं। लोएस्ट एनर्जी स्टेट इज नोन एज ग्राउंड स्टेट टर्म, राइट। और जो मैग्नेटिक मूवमेंट होती है किसी भी आयन की, उसको हम मेज़र करते हैं बाय इट्स मैग्नेटिक स्ट्रेंथ एंड ओरिएंटेशन, कि मैग्नेटिक स्ट्रेंथ या फिर किस टाइप की ओरिएंटेशन है उस मैग्नेटिक कंपाउंड की जिसकी हम स्टडी करें। जैसे यहाँ पर हमने dy3 की तो उसके बेस पे हम मैग्नेटिक मूवमेंट निकालते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है dy3 पॉजिटिव आयन का, वो रहेगा आपके पास Xe4f9, ठीक है, ये इसका मैग्नेटिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहेगा, सॉरी। तो अकॉर्डिंग टू हर्न्स रूल, जैसे कि हमने पढ़ा है हर्न्स रूल के बारे में, MSc कोर्सेज में हमने पढ़ा है, लोअर क्लासेस में पढ़ा है। तो हर्न्स रूल हमें क्या कहता है कि जो ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल होते हैं उसको हम डिटरमाइन करते हैं S एंड L से, ठीक है, S एंड L से हम इनको डिटरमाइन करते हैं ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल को। तो हमारे पास है 4Fn, लास्ट में जो हमने देखा था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में, ठीक है। इसका मीन्स क्या हुआ कि S होगा आपके पास वैल्यू आ जाएगी n/2 एंड जो आपके पास आएगा L उसकी वैल्यू रह जाएगी 5, जो कि आपके पास ग्राउंड टर्म सिंबल देती है कितना, इसका टर्म सिंबल आ जाएगा आपके पास H 15/2 और यहाँ पर आ जाएगा 6। ओके, मीन्स ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 के बीच आपके पास कंपटीशन रहेगा, ठीक है। अब हमने देखना है कि इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कितना रहेगा, राइट। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू √n n+2 bm,
ये होता है फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करना है, जैसे अगर हम यहाँ पर एक और चीज़ कर सकते हैं, एन के बदले आपके पास आ गया, हम यहाँ पे 4s ले सकते हैं, इस पे भी हम इस फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, प्लस एल प्लस 1 इस टाइप में। ठीक है, साथ में आ गया अंडर रूट। तो हमने इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 4 को हमने एज इट रखना है। यहाँ पर हमने म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 4 करना है इंटू n/2 कर दिया हमने, इंटू 11/2 प्लस 5 प्लस 6। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 10.65 bm, जो कि आपके पास ऑप्शन नंबर 2 में है। मीन्स ऑप्शन नंबर 2 आपकी सर राइट रहेगी इस क्वेश्चन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ गैस फेज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हाइड्राइड एफिनिटी फॉर द गिवन कार्बोकैटायन इज। तो इसमें हमने एक रूल याद रखना है जब हम हाइड्राइड की एफिनिटी की बात करें, कि जितना लोअर स्टेबिलिटी होगा कार्बोकैटायन का, उतनी ही ज़्यादा आपके पास एनहांस होगी हाइड्राइड एफिनिटी। मीन्स एज लोअर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एनहांस द हाइड्राइड एफिनिटी, द ऑर्डर ऑफ द हाइड्राइड एफिनिटी फॉर द गिवन कार्बोकैटायन विल बी अपोजिट टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। मीन्स स्टेबिलिटी का अपोजिट, जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा उसकी जो हाइड्राइड की एफिनिटी है वो उसकी रिवर्स कर जाएगी। जैसे हम ऑप्शन नंबर 1 देखिए, ऑप्शन नंबर 1 आपके पास यहाँ पर है, तो आप अगर आप यहाँ पर देखिए इसको, तो ये फॉलो क्या कर रहा है, हकल रूल फॉलो कर रहा है। क्यों, यहाँ पर बन रहा है आपके पास 4n + 2 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम। मीन्स ये आपके पास क्या है, आपके पास एक एरोमेटिक स्पीशीज है। ठीक है, तो ये जो कार्बोकैटायन है ये होगा मोस्ट स्टेबल, दिस वन इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। और अगर आप सेकंड यहाँ पर देखिए, सेकंड में आप देखोगे तो ये कैसा कार्बोकैटायन है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, विच इज़ लेस स्टेबल देन टर्शियरी कार्बोकैटायन बट मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकैटायन एज वी नो। एंड टर्शियरी अगर आप देखो, सॉरी थर्ड आप कैटायन देखो, कैटायन सी, तो ये आपके पास लीस्ट स्टेबल होगा इन सब के रिस्पेक्ट में। मीन्स इसके पास क्या है, हायर एफिनिटी फॉर हाइड्राइड। ओके, हायर एफिनिटी है, मीन्स ये लीस्ट स्टेबल था ना, ये लीस्ट हो गया, उसके बाद दूसरे नंबर पे ये हो गया, स्टेबिलिटी ऑर्डर पे सबसे ज़्यादा स्टेबल ये है। तो हमने पहले ही बात की थी कि जो स्टेबिलिटी एंड हाइड्राइड एफिनिटी है ये रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। मीन्स अगर आपके पास स्टेबिलिटी है किसी कंपाउंड की ज़्यादा, मीन्स उसकी जो हाइड्राइड एफिनिटी है वो उतनी ही कम है, लीस्ट है। ठीक है, जितना ही आपके पास एक लीस्ट कार्बोकैटायन है उतनी ही उसकी क्या है, हाइड्राइड एफिनिटी है। तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास जो राइट स्टेटमेंट होगा वो होगा आपके पास ऑप्शन नंबर 3, सी इज़ ग्रेटर देन बी एंड बी इज़ ग्रेटर देन ए। क्यों, क्योंकि ये है लीस्ट स्टेबल, फिर ये तो इंटरमीडिएट में आ गया, ये हो गया आपके पास मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, तो इसका रिवर्स हो गया। और अगर हमसे पूछा गया होता कि हमने बताना है स्टेबिलिटी ऑफ द गिवन कार्बोकैटायन, तो स्टेबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड बी इज़ ग्रेटर देन सी। ओके, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।